नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग अपनी पॉलिटी सीरीज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 की। फंडामेंटल राइट्स में ही ये आता है आर्टिकल 20। फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में ही इसको इंक्लूड किया गया है और ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट में कन्विक्ट किया गया है, अगर आप कन्विक्ट पाए गए हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिल सकती हैं, वो सारी की सारी प्रोटेक्शंस के बारे में आर्टिकल 20 बात करता है। यानी अगर कोई ऑफेंस हुआ है और उसके अगेंस्ट कन्विक्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको कॉन्विक्ट पाया गया है, उसके अगेंस्ट आपको सजा मिल रही है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन देने का काम आर्टिकल 20 करता है। तो आइए, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और दिल खोल के आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने के मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। ये कहता है नो पर्सन shall be convicted of any offense except for the violation of the law in force at the time of commission of the act charged as offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। अब ये क्या बात है? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। तो इसको हम लोग एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में आज जो डेट है, मान लीजिए 20 अक्टूबर 2021, आज से पहले तक सिंगल पर्सन हेलमेट अलाउड था। सिंगल पर्सन हेलमेट का मतलब ये हुआ कि आप एक ही हेलमेट पर्सन, जो ड्राइवर है, ड्राइवर हेलमेट पहन के चलेगा, पीछे वाला जो है उसको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं। ठीक, तो उससे पहले तक सभी चलते थे, एक ही हेलमेट पहन के ड्राइवर ही पहनता था, पीछे बैठने वाले को नहीं। जस्ट एक एग्जांपल है, वैसे दिल्ली में डबल हेलमेट सिस्टम है, तो जो ड्राइवर है वही हेलमेट पहने और पीछे वाले को, पिनियन को, हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मान लीजिए कल को एक नियम बनता है और वो कहता है कि जितने लोग क्या मतलब 2 लोग बैठेंगे बाइक पे या 2 व्हीलर पे, उनको हेलमेट पहनने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 तारीख तक, 21 तारीख को लॉ बना, 20 तारीख तक जिन लोगों ने भी सिंगल पर्सन हेलमेट पहन के 2 जने अगर गए हैं बाइक पे, तो सबका चालान बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये लॉ बना उससे पहले तक ये कानूनन कोई अपराध नहीं था, ये कोई ऑफेंस नहीं था कि अगर 2 पर्सन जा रहे हैं 2 व्हीलर पे और एक ही पर्सन ने हेलमेट पहना है, आगे वाले नहीं, ड्राइवर नहीं हेलमेट पहना है, तो उस लॉ के बनने के बाद वो एक ऑफेंस है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। पूरे देश को दहला के रख दिया था निर्भया कांड ने, राइट? निर्भया केस हुआ था, उस निर्भया कांड ने पूरे देश को दहला के रख दिया था। गैंगरेप था, दिल्ली में ही हुआ और पूरा कंट्री वॉज इन शॉक। उसमें से एक जो कॉन्विक्ट था, एक जो अपराधी था, वो जुवेनाइल था। ही वॉज ए जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब है लेस देन 18 ईयर्स उसकी एज थी, उसकी उम्र लेस देन 18 ईयर्स थी, 16 साल का था टू बी वेरी एग्जैक्ट। लेकिन वो उस क्राइम में बराबर का हिस्सेदार था। और हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 ये लागू था और उसके तहत कोई भी जुवेनाइल जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है, यदि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा,
उसे रिफॉर्म सेंटर्स भेजा जाएगा या फिर रिफॉर्म होम भेजा जाएगा, राइट, जहां पे मैक्सिमम उसे 3 इयर्स तक की रहने का, स्टे करने का, टाइम काटने का प्रावधान है। मैक्सिमम 3 इयर्स ओनली। और जबकि ये एक नृशंस, एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली ऐसी हत्या थी, और ये भी कहा गया कि इस केस में जो मैक्सिमम एट्रोसिटीज निर्भया जो विक्टिम थी उस गैंगरेप की, उनके ऊपर जो भी मैक्सिमम एट्रोसिटीज की गई वो इसी जुवेनाइल ने की थी। पूरे देश में, पूरी कंट्री में इसको लेके हाहाकार मच गया, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चेंज करके गवर्नमेंट को जुवेनाइल जस्टिस लॉ लेके आना पड़ा 2015 में। और इसमें यह अमेंडमेंट किया गया कि एनी पर्सन अगर वो 16 से 18 के बीच के उम्र का है, वो जुवेनाइल और क्राइम कमिट करता है, तो उसे जुवेनाइल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और एडल्ट को जैसी सजा सुनाई जाती है वैसी ही सजा उसे सुनाई जाएगी। कहने का मतलब अब उसे जेल भेजा जाएगा, अब उसे जेल भेजा जाएगा, उसे हरगिज भी रिफॉर्म होम, रिफॉर्म सेंटर नहीं भेजा जाएगा, राइट। तो ये 2015 में हुआ, लेकिन ये जो कांड है ये 2012 का है। तो जो उसमें जुवेनाइल था उसको जेजेएल में नहीं, उसको बुक किया गया जेजेए में, यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000, इसमें बुक किया गया। तो ये एक बहुत ही, हालांकि बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक कहानी है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली, निंदनीय कहानी है कि हमारे देश में ऐसा लॉ नहीं था, जिसके चलते वो एक हत्यारा बच के निकल गया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अंडर उसे बुक किया गया, जिसके अंदर उसे मैक्सिमम 3 इयर्स का रिफॉर्म सेंटर में भेजा गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये लॉ कब बना? 2015। जेजेएल कब आया? 2015। उससे पहले क्या था? जेजेए। और जब क्राइम कमिट हुआ तब कौन लागू था पूरे देश में? कौन सा कानून लागू था? जेजेए 2000। तो इसीलिए उस जुवेनाइल को जो बुक किया गया वो जेजेए के अंडर बुक किया गया, जेजेएल के अंदर नहीं। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगा ये क्यों है भी, कि जिस वक्त क्राइम हुआ चार्जेस तभी लगेंगे, राइट। जिस वक्त क्राइम हुआ चार्जेस तभी लगेंगे। मान लीजिए कल जो आपके लिए क्राइम नहीं था, आज लॉ बन गया, वो एक क्राइम है, तो फिर उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है कि कल तक तो ठीक है, लेकिन आज लॉ बन गया, अब से ये अगर हुआ तो ये क्राइम है, राइट। सो इसी को कहा जाता है कि नो पर्सन shall be convicted of any offense except for the violation of law in force at the time of commission of the act. जो लॉ अभी है उसका वायलेशन हुआ है तो आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन अगर कोई लॉ ही नहीं है और कल को जाके बनता है तो उसके लिए आज सजा नहीं मिलेगी। और यही बात आती है पेनल्टी की भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ओवर स्पीडिंग का जो चालान है, फाइन है, वो मान लीजिए 1000 रुपए है, राइट। कल आपने ओवर स्पीडिंग की, आज लॉ बन गया कि ये फाइन बढ़ा के 2000 कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गाड़ी छुड़ाने, मान लीजिए आप गाड़ी छुड़ाने नहीं जा पाए, है ना, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई, आप छुड़ाने नहीं जा पाए, जब लॉ बना तब गए, लेकिन आपने ये क्राइम कब कमिट किया था? जब ये लॉ नहीं था, मतलब जब ये फाइन 1000 रुपए था, अब 2000 हो गया है, तो अब के हिसाब से आपको फाइन नहीं देना, आपने जब क्राइम कमिट किया उसके हिसाब से आपको फाइन देना है, पेनल्टी देनी है, ये भी ये कहता है, राइट। अच्छा, ये जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो ये आर्टिकल 20/1 है, 20 क्लॉज 1 है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के सिमिलर है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज हैं जो कि इसी की तरह हैं और जो कि कहते हैं
कि एक एक्ट जो आज अनलॉफुल है, हो सकता है कल उसके लिए कोई लॉ बने और उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए सजा नहीं मिलेगी, राइट? उसके लिए सजा तभी मिलेगी जब उस लॉ को बनाने के बाद में अगर उसका वायलेशन हुआ है तो, राइट? इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉज बनेंगे, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में रहेंगे। प्रोस्पेक्टिव यानी लागू होने के बाद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, राइट? नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है? जैसे वो था ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 रुपये, 1000 रुपये, इसके जो नोट थे वो बंद कर दिए गए। तो उस दिन से पहले, आई थिंक इट वाज 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 से पहले तो लागू थे, लेकिन उसके बाद में लागू नहीं रहे। कहानी इसका मतलब ये, ठीक है? अच्छा, तो इसमें अगर ये देखा जाए कि सिविल लॉज हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है ना? उनको सिविल लॉज के लिए कहा जा सकता है कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, लेकिन क्रिमिनल लॉज को के साथ में ऐसा नहीं हो सकता। सिविल लॉज जैसे कि गार, GAAR, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये इकोनॉमी में आप देखेंगे तो ये उसी का एग्जाम्पल है, जिसको एक क्रिमिनल नहीं है, सिविल लॉ है, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, यानी कि ठीक है, कुछ समय बाद से हम बोल सकते हैं कि ठीक है, कुछ समय बाद से लागू होता है, राइट? तो इसका मतलब ये है। तो ये क्या कर रहा है, ये लेजिस्लेचर को बाइंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइंड्स द लेजिस्लेचर। ये जो आर्टिकल का क्लॉज है, आर्टिकल 20 का क्लॉज है, ये लेजिस्लेचर को बाइंड कर रहा है कि आप ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे कि उसका इफेक्ट पिछले कुछ दिनों से हो। नहीं, आप ये लॉ लेके नहीं आ सकते, लेजिस्लेचर ऐसा लॉ कभी नहीं बना सकता, कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता लेजिस्लेचर द्वारा। ये बाइंड कर दिया इस आर्टिकल क्लॉज 1 ने, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ने, कि लेजिस्लेचर कभी भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिस लॉ को पिछली डेट से आप पिक्चर में लेके आ रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉज कैन नेवर बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, राइट? shall always be given prospective effect, इनको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो ये लेजिस्लेचर को बाइंड करता है, इंपॉर्टेंट है ये, यानी लॉ बनाने वालों को बाइंड कर रहा है कि आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते, राइट? नेक्स्ट, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो पर्सन shall be prosecuted or punished for the same offense more than once, ठीक है? ये सेम ऑफेंस मोर देन वंस, उसके लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोटिस किया, आपने रेड लाइट तोड़ी, आपका चालान कटा, तो आज आपका चालान कटा, आज और रेड लाइट एक और तोड़ सकते हो आज आपका चालान कट गया है, एक और रेड लाइट आप तोड़ सकते हो, क्योंकि एक दिन में एक ही चालान कटेगा, है ना? तो ये भी उसी से रिलेटेड है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, राइट? एक व्यक्ति ने, किसी ने मर्डर कर दिया, अब उस मर्डर के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने उस मर्डर के लिए मर्डर किया एक व्यक्ति का, आपने उसके लिए उसको फांसी की भी सजा दे दी, आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया। ऐसा नहीं, एक जुर्म के लिए एक ही सजा, ठीक है? एक से ज्यादा आप उसको सजा नहीं दे सकते। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते, ठीक है? ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, मैक्सिम नेमो डेबे बी वेक्सारी, नेमो डेबे बिस वेक्सारी। A man shall not be brought into danger for one and the same offense more than once. सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा बार एक ही क्राइम के लिए उसको सजा नहीं देनी है, ठीक है? ये यूएस कॉन्सेप्ट है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है, डबल जेपर्डी, तो उस डबल जेपर्डी पे बेस्ड है, राइट?
डबल जेपरडी। तो यूएस कॉन्सेप्ट डबल जेपरडी पे बेस्ड है, जो कि ये कहता है कि अगेन एक ही बात के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन आप बोलेंगे कि जैसे सर लालू प्रसाद यादव जी हैं, इनको फॉर्डर स्कैम में, चारा घोटाला में दोषी पाया गया, ठीक, दोषी पाया गया। इनकी जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता थी, उससे तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया गया, साथ के साथ इन्हें जेल भी दी गई। तो आप कहेंगे कि एक बात बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया, ये एक सजा, जेल हुई, ये एक सजा, ये तो दो सजा हो गई। उसी प्रकार से कल को मान लीजिए अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं और आप कोई करप्शन चार्जेस में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, और आपको फिर क्या होगा, जेल होगी, प्लस आपको ड्यूटी से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्या यहां पे एक जुर्म उसकी दो सजा नहीं हो रही है ना? तो ये कैसे जस्टिफाइड है, राइट? ये कैसे जस्टिफाइड है? तो ये कुछ इस तरीके से जस्टिफाइड है। देखिए, शैल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूट करने का काम, सजा देने का काम, पनिश करने का काम किसका है? किसका है? जुडिशियरी का। तो ये किसको बाइंड करता है? बाइंड्स द जुडिशियरी। ये जुडिशियरी को बाइंड कर रहा है कि जुडिशियरी ऐसा नहीं कर सकता, राइट? तो जुडिशियरी ने तो चलो बोल दिया कि ठीक है जेल, राइट, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ये हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी तो जो पेरेंट कंपनी है, पार्लियामेंट है, उसने इसको छीन लिया ना। जैसे आपका आईएएस थे, आप आईएएस हैं, आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करप्शन में पाए गए। अब अगर ऐसा हुआ तो आपकी पेरेंट जो डिपार्टमेंट है वो तो जुडिशियरी से फ्री है ना, उसने आपको डिसमिस करके सजा दी, जुडिशियरी ने आपको जेल कर दिया। तो जुडिशियरी तो एक ही सजा दे रही है, जुडिशियरी तो एक ही सजा दे रही है, राइट? जुडिशियरी तो एक ही सजा दे रही है, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लालू प्रसाद यादव जी के केस में कि जो, जैसे अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया है ना, उन्होंने क्या किया? डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि ये साहब जो हैं, ये जुडिशियरी का पार्ट है। जो प्रेसिडेंट है, ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉट जुडिशियरी। जुडिशियरी ने जेल दिया, जो जैसे मैंने आपको कहा था। तो इसीलिए ये क्या करता है? जुडिशियरी को बाइंड करता है। इसीलिए ऐसी दोहरी सजाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, और ये डबल जेपरडी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है जो यूएस में है, राइट? सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर। चलिए, अच्छा, एक और चीज होती है कि कई बार कोई क्राइम हुआ, तो एक व्यक्ति ने मान लीजिए मर्डर किया, तो मर्डर के अलावा उस पे मर्डर का जो धारा लगी 302 आईपीसी 302, वो तो लगी ही, 107 भी लग गई, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? ये शांति भंग करने के लिए, ये मर्डर के लिए, है ना? और हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी में ब्रेकिंग एंड एंट्री हुआ हो, तो बीएनई का भी अलग से लगेगा, है ना? तो इसीलिए धाराएं अलग अलग लगती हैं और उसमें अलग अलग सजाएं सुनाई जाती है, ठीक है? तो क्राइम अलग अलग है, क्योंकि सिर्फ मर्डर करना ही एक क्राइम नहीं है। उस जगह की पीस को भंग किया, शांति भंग किया, वो भी एक क्राइम है, वो अलग से हुआ। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, ट्रेसपासिंग किसी भी प्रॉपर्टी का, वो अलग से हुआ। सो दैट इज वाई अलग अलग धाराएं लगाई जाती हैं। खैर, ये एक एडिशनल नॉलेज थी जिसे आपको ले लेना था। नेक्स्ट, लास्ट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to have witnessed against oneself। क्या होता था कि मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने किसी एक्स पर्सन को पकड़ लिया, बोले ठीक है, यही मेरे को लग रहा है, यही सस्पेक्ट है, मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा ठीक है, चलो 2-4 इनके ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया, टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद में इनसे उगलवा लिया, पुलिस स्टेटमेंट ले लिया,
अब पुलिस स्टेटमेंट ले लिया तो ये अपने ही केस में खुद गवाह बन गया और खुद के खिलाफ गवाही दे दी कि हाँ मैंने किया, जबरन करवाया गया। इसीलिए पुलिस के जो स्टेटमेंट होते हैं, पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट होते हैं, वो कोर्ट में वैलिड नहीं होते। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा इसे, है ना, बहुत सारी मूवीज में भी आपने इसको देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो पुलिस है उसकी एट्रोसिटी से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द एनार्की ऑफ पुलिस। वरना क्या होगा, कोई कॉन्विक्ट है, कोई सस्पेक्ट है, पुलिस वाले आए उठा के ले गए, किसी पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में 2-4 बार मारा पीटा, उसने एक्सेप्ट कर लिया मजबूरी में, भाई मार रोकने के लिए उसने एडमिट कर लिया और वो ले जाके सबमिट कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में जब सबमिट कर दिया तो लीजिए जी, हो गया, पुलिस को दी हुई गवाही थी, मान ली अगर कोर्ट ने, तब तो जो सो कॉल्ड सस्पेक्ट है, जो माइट बी एन इनोसेंट पर्सन, उसके साथ तो ज्यादती हुई। इसीलिए पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, ये कोर्ट में मान्य नहीं होते, हरगिज भी मान्य नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बाइंडिंग कर रहा है, ये एक बाइंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है। किस पे? इट इज गिविंग ए बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को बाइंड कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करते वक्त कोई भी अपना डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेटिव रूल ना चलाए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट की तरह है, ये सिमिलर है, जहां पे ये अपने ही केस में किसी को भी विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, राइट। इसीलिए कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, तभी वो वैलिड होंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक केस देखें, इंपॉर्टेंट केस है, ये केस था आपका सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, इसमें अगर हम लोग बात करें, ये था आपका 2010। इसमें कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनवॉल्यूंटरी सबमिशन और एडमिशन, इनवॉल्यूंटरी एडमिशन ऑफ साइंटिफिक टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस, जैसे नार्को एनालिसिस करवाया जाता है, लाई डिटेक्टर वगैरह, है ना, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, ये भी लाई डिटेक्टर वगैरह का ही एक फॉर्म है, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, राइट, डिफरेंट है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये 20 क्लॉज 3 को वायलेट करते हैं, एंड साथ के साथ राइट टू प्राइवेसी को भी, क्योंकि हो सकता है जब आप पॉलीग्राफ टेस्ट ले रहे हो, जब उस व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा हो, नार्को एनालिसिस हो रहा हो, तो वो कुछ ऐसी बातें सब अनकॉन्शियसली कह जाए जो उसको सबके सामने नहीं कहनी थी और जो उसके लिए एम्बैरेसिंग है, जो सिर्फ उसकी प्राइवेट बातें हैं। सो दैट इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। इसीलिए ये सारे के सारे इनवॉल्यूंटरी जो टेस्ट हैं, साइंटिफिक टेस्ट हैं, इनको वैलिड नहीं मानता है कोर्ट, राइट, इनको नहीं मानता। इनवॉल्यूंटरी मतलब जबरदस्ती लिया गया, उस पर उसका जोर नहीं। लेकिन अगर वॉलंटरीली कोई एग्री करता है, वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट पे कोई रोक भी नहीं है, राइट, हैव नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन वैलिड भी नहीं है, नॉट वैलिड इन कोर्ट। ठीक है, वैलिड नहीं है कोर्ट में लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी बात करेंगे क्यों नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि सर डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, इसको तो एक्सेप्ट करता है ना, इसको तो कोर्ट एक्सेप्ट करता है, फिर इसको, ये भी तो साइंटिफिक टेस्ट है, इनको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि साइंटिफिक टेस्ट ये वाले जो हैं, इनवॉलंटरी साइंटिफिक टेस्ट ना, इनका वेरिएशन हो सकता है, राइट, हो सकता है सबकॉन्शियसली उस पर्सन को पता ना हो, वो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने ये किया है, राइट। लेकिन डीएनए और फिंगरप्रिंट तो कोई आदमी अपना नहीं बदल सकता ना,
फॉरेन इन्फ्लुएंस में कोई भी नहीं बदल सकता, राइट? तो यही कहानी है जिसकी वजह से डीएनए एंड फिंगरप्रिंट्स को तो एडमिसिबल है, ये एडमिसिबल है, लेकिन जो नार्को एनालिसिस है, पॉलीग्राफ है, ये सारे टेस्ट वैलिड नहीं है और इनको कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानता, राइट? जैसे एक एग्जांपल उठाएं अगर हम लोग, इंद्राणी मुखर्जी का केस, इंद्राणी मुखर्जी केस। अब अगर हम लोग इंद्राणी मुखर्जी केस की बात करें तो इंद्राणी मुखर्जी को कन्विक्ट किया गया था खुद की डॉटर के मर्डर में, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर ओन डॉटर, ठीक है। तो इंद्राणी मुखर्जी केस में यह था कि इंद्राणी मुखर्जी केस में ओन डॉटर कौन? मिस शीना बोरा। तो इंद्राणी मुखर्जी वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर ओन डॉटर मिस शीना बोरा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एकदम स्टेलमेट आ चुका था। स्टेलमेट मतलब अब कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रही। पुलिस पहुंची कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने परमिशन मांगी, है ना, हाई कोर्ट में जाके परमिशन मांगी कि एक काम कीजिए साहब, जनाब हमें इन्वेस्टिगेशन में हम स्टेलमेट पे पहुंच चुके हैं, आप हमें परमिशन दीजिए पॉलीग्राफ टेस्ट का। हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, हाई कोर्ट कैन प्रिस्क्राइब। अब देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पे दे दी, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें, सिर्फ इस केस के रिलेटेड नहीं, इन जनरल, तो हाई कोर्ट कैन प्रिस्क्राइब। ऑल्दो एविडेंस नहीं होगा, ये उसको मैं बता चुका हूं, ऑल्दो नॉट एज एन एविडेंस। फिर आप सोचेंगे जो हमने पिछली बार ये क्वेश्चन छोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वैलिड, नो रिस्ट्रिक्शन बट नॉट वैलिड, तो कोर्ट अलाउ क्यों कर रहा है जब इनको वैलिड ही नहीं मानेगा, इसको एविडेंस की तरह वो सबमिट ही नहीं कर सकते आप, तो इसको अलाउ क्यों कर रहा है कोर्ट? क्योंकि जब स्टेलमेट कंडीशंस आ जाएं, जब ऐसा लगे कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है ना, जब भी स्टेलमेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो भले ये एडमिसिबल नहीं है, राइट, लेकिन हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है माइट गिव आउट सम हिंट्स, ठीक है, उस टेस्ट के दौरान पुलिस को कुछ हिंट्स मिल सकते हैं, है ना, हो सकता है कि वो जो एक्यूज्ड है वो कुछ हिंट्स प्रोवाइड कर दे और उन हिंट्स के बेसिस पे फिर उस इन्वेस्टिगेशन को वापस से दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट देके शुरू किया जाए। तो ये कहानी है। आइए एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आज जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, आज जो आप कर रहे हैं, उसके लिए अगर कल लॉ बनता है उसके अगेंस्ट में, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा आपको मिलेगी अगर आपने कल के बाद उस नियम को तोड़ा तो, ठीक है। और ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है क्रिमिनल लॉस को, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देता। निर्भया केस को हमने देखा था, और ये लेजिस्लेचर को बाइंड करता है, यानी कि जो लॉ मेकर्स हैं वो ऐसा लॉ नहीं बना सकते। दूसरी चीज 20 क्लॉज 2, ये डबल जेपडी जैसा है, और एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती एक पर्सन को। ये जुडिशरी को बाइंड करता है, राइट, लेकिन पेरेंट डिपार्टमेंट जरूर सजा दे सकता है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर करप्शन में अगर फंसा है तो उसको जेल होगी, ये जुडिशरी ने दिया, लेकिन उसको डिसमिस किया जा सकता है, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जुडिशरी को बाइंड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट 20 क्लॉज 3, ये एग्जीक्यूटिव को बाइंड करता है, कहता है कि अपने ही केस में किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया जा सकता, और ये पुलिस की एट्रोसिटीज, पुलिस द्वारा किए गए एनार्की को रोकने के लिए है ना, पुलिस बहुत ज्यादा अत्याचार ना करे इसके लिए। तो एग्जीक्यूटिव को ये बाइंड कर रहा है, जो लॉ को इफेक्ट में लाने वाले हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग है। इसीलिए पुलिस स्टेटमेंट्स एडमिनिस्ट्रेड, पुलिस कस्टडी में अगर किसी ने स्टेटमेंट दी है
तो वो कोर्ट में सबमिट नहीं की जा सकती, राइट। वो बयान फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने फ्रेश वापस से दर्ज कराना ही होगा। जो ये साइंटिफिक टेस्ट हैं जैसे नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये भी एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस, लेकिन इनको कराने की परमिशन हाईकोर्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी स्टेलमेट कंडीशन आई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को वापस से शुरू किया जा सकता है इसी के बिहाफ पे, इसी की कंडीशन पे। इंद्राणी मुखर्जी के केस के तौर पे हमने देखा डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग को कभी भी हम लोग वॉलेंटरी मतलब साइंटिफिक, नॉर्मल साइंटिफिक टेस्ट की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ड्रग्स के इफेक्ट में सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली चाहे तो बयान गलत दे सकता है, या फिर हो सकता है कि वो उसके इफेक्ट में आके कुछ गलत बात बोल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना डीएनए और फिंगरप्रिंट ही चेंज करे। सो ये कहानी थी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की, और ये क्लॉज 3, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 1 की, ऑन एंड ऑन आर्टिकल 20 की। ये फंडामेंटल राइट आपको प्रोटेक्शन देता है ऑफेंसेस के अगेंस्ट कन्विक्शन, ऑफेंसेस के अगेंस्ट अगर कन्विक्शन हो रहा है तो उसमें। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।